So, very good evening and a very warm welcome to all the beautiful aspirants. Hi, this is Shivam and I welcome you once again on our platform जिसका नाम है बैंकर्स ग्राउंड बाय करियरविल। आज की सेशन आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में ठीक 5 बजे मिलने वाली है। किसी वजह से मैं शाम को 5 बजे अवेलेबल नहीं था, इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना क्लास को पहले ही रिकॉर्ड कर दिया जाए ताकि आप लोगों का भी जो हैबिट है बैंकिंग मॉक्स के सेशन को देखने का शाम को 5 बजे वो नहीं टूटना चाहिए। ठीक है, तो आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं आज के पहले न्यूज की तरफ, क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन सिबिल स्कोर। सिबिल स्कोर में कितने डिजिट्स होते हैं? तो 3 डिजिट का होता है सिबिल स्कोर। ये रेंज करता है 300 से लेकर 900 के बीच में। ठीक है, सिबिल स्कोर जो है वो आपकी क्रेडिबिलिटी बताता है। क्या बताता है? सिबिल स्कोर जो है, सिबिल स्कोर आपकी क्रेडिबिलिटी बताता है कि आप अपने उधार को चुका रहे हो या नहीं चुका रहे हो, टाइमली चुका रहे हो या नहीं चुका रहे हो। ठीक है, तो सिबिल स्कोर आपकी क्रेडिबिलिटी बताता है। आप जितना इसके नजदीक जाएंगे यानी कि आप मोर क्रेडिबल है, मोर क्रेडिबल है, और आप जितना इसकी तरफ जाएंगे आप लेस क्रेडिबल होते जाएंगे, आप लेस क्रेडिबल होते जाएंगे। तो सिबिल स्कोर क्या बताएगा? आपकी क्रेडिबिलिटी बताने वाला है। क्लियर बात? आपकी क्रेडिबिलिटी बताएगा। सिबिल का फुल फॉर्म क्या होने वाला है? तो क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड, है ना। सिबिल का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो क्रेडिट इंफॉर्मेशन, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म होने वाला है किसका भैया? तो सिबिल का। ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। आपसे पूछा है, क्रिसिल इज प्राइमरली लोन नोन एज, है ना। क्रिसिल जो है, क्रिसिल क्या होने वाला है? तो ये एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। क्या है? ये एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होने वाला है। पहली चीज, इंडिया का, इंडियाज ओल्डेस्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भी ये होने वाला है। कौन? तो क्रिसिल। ठीक है, क्रिसिल का फुल फॉर्म क्या है? क्रिसिल, क्रिसिल का फुल फॉर्म है भैया क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये जो पर्टिकुलर बॉडी है भैया, इसे स्टैब्लिश कब किया जाता है? 1987 में, है ना। ये स्टैब्लिश कब हो रही है? 1987 में स्टैब्लिश हो रही है। मुंबई महाराष्ट्र में आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा किसका? क्रिसिल का। तो क्रिसिल इज गोइंग टू बी अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। किस टाइप की एजेंसी है? तो ये एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होने वाली है। ठीक है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होने वाली है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, और ये इंडिया की पहली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भी होगी। तो आपसे पूछा है, क्रिसिल इज प्राइमरली नोन एज, है ना, प्राइमरली नोन एज इंडिया का पहला क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, है ना। उसके बाद आप देखोगे बहुत सारे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आपको देखने को मिलेगी, है ना। इक्रा आपको देखने को मिलेगा, केयर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आइए। चलिए, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रेट्स इज कॉमनली रेफर्ड टू एज द ओवरनाइट लोन रेट इन इंडिया। ओवरनाइट लोन रेट की यहाँ पे बात की जा रही है, तो इसे हम मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के नाम से जानते हैं। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के नाम से जानते हैं, यानी कि ओवरनाइट लोन रेट को हम लोग मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है,
मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है? तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी अलाउ करता है शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स को कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बदले गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बदले ओवरनाइट बेसिस पे ओवरनाइट बेसिस पे है ना, ओवरनाइट बेसिस पे लोन्स ले सकते हैं। ठीक है, तो ये कोलैटरल लोन होता है क्योंकि यहाँ पे आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी को प्रेजेंट कर रहे हैं एज कोलैटरल। ठीक है, आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी को प्रेजेंट कर रहे हैं एज कोलैटरल। ठीक है, तो ये वो रेट होता है जो कि आरबीआई अलाउ करती है ना, सॉरी, आरबीआई अलाउ करती है शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स को कि आप मुझे गवर्नमेंट सिक्योरिटी दीजिए, उसके बदले ओवरनाइट के लिए हम आपको क्या देने वाले हैं, हम आपको लोन प्रोवाइड करने वाले हैं, उसके बदले हम आपको लोन प्रोवाइड करेंगे ओवरनाइट बेसिस पे। ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। आपसे पूछा है द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया was nationalized and transformed into the State Bank of India in 1955 on the recommendation of which committee? हाँ जी, किस कमेटी की रिकमेंडेशन से इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है ये क्या बन रहा है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर एसबीआई किया गया। बताइए जरा फटाफट से। तो देखो, आपको तीन बैंक्स देखने को मिलेगी। एक 1806 के अंदर बैंक ऑफ बंगाल, 1806 में आपको कौन सा बैंक देखने को मिल रहा है? बैंक ऑफ बंगाल देखने को मिलेगा। उसके बाद 1840 में आपको बैंक ऑफ बॉम्बे देखने को मिलेगा। उसके बाद 1843 यानी कि 43 के अंदर बैंक ऑफ मद्रास देखने को मिलेगा, है ना। ये तीनों बैंक्स जब मर्ज होते हैं, है ना, तो क्या कहलाते हैं? इंपीरियल बैंक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इंपीरियल बैंक कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? इंपीरियल बैंक कहलाते हैं। आरबीआई से पहले यहाँ पे नोट डाल के लिख लेना, आरबीआई से पहले, है ना, आरबीआई से पहले ये इंपीरियल बैंक भारत का सेंट्रल बैंक के रूप में काम करता था। इंपीरियल बैंक भारत का सेंट्रल बैंक के रूप में काम करता था आरबीआई से पहले। तो ये मर्जर कब हो रहा है? इंपीरियल बैंक कब बना? 1921 में। इंपीरियल बैंक का नाम बदला गया 1955 में एज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यही आपसे पूछा है कि द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वॉज nationalized and transformed into the State Bank of India in the year 1955 on the recommendation of which committee? to AD गोरेवाला कमेटी। एडी गोरेवाला कमेटी की रिकमेंडेशन से जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया थी 1921 वाली, ये नेशनलाइज होती है और इसका नाम चेंज होता है, और इसका नाम, नया नाम क्या हो जाता है? तो नया नाम हो जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है ना, इसे जे एम केन्स ने स्टैब्लिश किया था। किसने? जे एम केन्स ने इसे स्टैब्लिश किया था। ये बात भी आपको ध्यान में रख लेनी है। ठीक है, आओ। Which was the first Indian bank to open a branch outside India? हाँ जी, बताइए, है ना, वो कौन सी बैंक है, कौन सी वो इंडियन बैंक है जो कि सबसे पहली बार बाहर ब्रांच ओपन कर रही है? जल्दी बताइए। तो याद रखना, बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया ने 1946 में, ठीक है, इसने 1946 में लंदन के अंदर अपना ओवरसी ब्रांच, है ना, अपना ओवरसीज ब्रांच को ओपन किया था। और ऐसे करने वाली ये इंडिया की फर्स्ट बैंक होने वाली है। तो वो कौन सी फर्स्ट बैंक है जो कि ओवरसीज के अंदर अपनी ब्रांच को स्टैब्लिश कर रही है? तो 1946 में बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसा कारनामा किया था। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसा कारनामा किया था। बैंक ऑफ इंडिया स्टैब्लिश कब हो रही है? 1906 में ये स्टैब्लिश हो रही है, लेकिन इसका नेशनलाइजेशन कब होता है? तो 1969 में। इसका नेशनलाइजेशन कब होता है? तो 1969 में इसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया है। ठीक है, नेशनलाइजेशन कर दिया जाता है। ठीक है, आप देखोगे इसने पेरिस में भी एक ब्रांच खोला था 1974 में। ठीक है, 1974 में इसने
पेरिस के अंदर भी एक ब्रांच खोलने का काम किया था। चलो अगला, द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949, ठीक है, वॉज इनिशियली पास इन 1949 अंडर विच नेम। ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का, है ना, हाँ, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो पास हुआ था भैया, तो उसका पुराना नाम क्या था? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जब पास हुआ था 1949 में, तो उसका पुराना नाम क्या था? यही बात आपसे यहाँ पे पूछ रहा है, फटाफट से बताइए। तो याद रखना, इसका पुराना नाम था कंपनीज रेगुलेशन एक्ट ऑफ, सॉरी, बैंकिंग कंपनीज कंट्रोल एक्ट ऑफ। ठीक है, बैंकिंग कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज एक्ट ऑफ 1949। ठीक है, बैंकिंग कंपनीज एक्ट ऑफ 1949, बैंकिंग कंपनीज एक्ट ऑफ 1949 ऑप्शन में नहीं है ना? हाँ, ये होगा। ठीक है, इसे आप कैंसिल कर दीजिए, बैंकिंग कंपनीज एक्ट ऑफ 1949। ठीक है, तो इनिशियली ये जो बैंकिंग, आपको जो ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट देखने को मिलता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट देखने को मिलता है ऑफ 1949, तो इसे पास किया गया था किस नाम से? इस एक्ट के नाम से पास किया गया था, बैंकिंग कंपनीज एक्ट ऑफ 1949 के नाम से इसे पास किया गया था। लेकिन आप देखोगे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब पड़ा इसका नाम? तो 1966 में, है ना, 1966 में इसका नाम क्या पड़ गया? तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पड़ गया। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे बैंक, भारत के अंदर बैंकिंग बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए 1949 में आया बैंकिंग कंपनीज एक्ट ऑफ 1949, लेकिन 1969 में इसका नाम बदलकर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 कर दिया गया। तो ये है सेशन। इसके बाद आपसे पूछा है हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। मोबाइल मनी आइडेंटिफायर में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हो रहे थे? जल्दी बताइए, कौन बताएगा? मोबाइल मनी आइडेंटिफायर में कितने डिजिट्स होते हैं? तो याद रखना, ये 60 डिजिट का कोड होता है जो कि बैंक इशू करने वाली है। कौन इशू करेगा? बैंक इशू करेगा। किसको इशू करेगा? अपने कस्टमर्स को इशू करेगा। किस लिए? तो मोबाइल इंटरनेट बैंकिंग के लिए, मोबाइल इंटरनेट बैंक। चलिए, मेरी आवाज बीच में शायद रुक गई थी लास्ट क्वेश्चन में। यहाँ भी देख लेते हैं। तो विच वॉज द फर्स्ट इंडियन बैंक टू ओपन अ ब्रांच आउटसाइड इंडिया? वो कौन सी बैंक थी? तो बैंक ऑफ इंडिया थी। बैंक ऑफ इंडिया ने 1946 में लंदन के अंदर अपनी एक ओवरसीज ब्रांच को ओपन किया। उसके बाद आप देखोगे 1974 में पेरिस में भी स्टैब्लिश किया। बैंक ऑफ इंडिया स्टैब्लिश हो रही है 1906 में, बट इसका नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण 1969 में हो रहा है। इसके बाद पूछा गया था द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 वाज इनिशियली पास इन 1949 अंडर विच नेम? तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 का नाम, इनिशियली ये नाम नहीं था, इनिशियली इसका नाम था बैंकिंग कंपनीज एक्ट ऑफ 1949, लेकिन 1966 के अंदर इसका नाम बैंकिंग कंपनीज एक्ट से बदलकर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट
कर दिया गया। ठीक है, ये बेसिकली इंडिया के अंदर बैंकिंग बिजनेस को मैनेज करने के लिए बात करती है। MMID नंबर की यहाँ पे बात हो रही है, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। ये 7 डिजिट का एक यूनिक कोड होता है जो कि बैंक आपको देता है, यानी कि बैंक कस्टमर्स को देता है ऑनलाइन बैंकिंग फैसिलिटी का इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक आज के सेशन को रखते हैं। मिलते हैं कल अपने मॉर्निंग वाले यानी कि सुबह 8 बजे 8 वाले सेशन में। तब तक के लिए मैं शुभम सिंह अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।